सबसे बड़ा लोगों का एक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा चार्जर मतलब ज़्यादा ईवी अडॉप्शन। क्या ये सच है? ये सही है, शुरुआती दौर में बिल्कुल सही है। देखिए, अगर मैं अंग्रेज़ी में बोलूँ तो यू डू नॉट वेट फॉर ट्रैफिक टू बिल्ड द ब्रिज। हम ये वेट नहीं करते हैं कि ट्रैफिक आएंगी उसके बाद मैं पुल बनाऊंगा। जी, तो यू क्रिएट द ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली। इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलरली आपको कोई स्ट्रीमिंग वीडियो बिना फाइबर के तो बनती होती नहीं है। जी जब तक फाइबर नहीं होगी तब तक वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती है। जी सेम थिंग अप्लाइज ऑन द चार्जर्स। और ये कंसिस्टेंट हम लोगों का व्यू 2016 से रहा है, जब से हमने इस इंडस्ट्री को इवेल्युएट करना शुरू किया है कि चार्जिंग नेटवर्क हैज़ टू बी बिल्ट फर्स्ट, इट हैज़ टू प्रोसीड द सेल ऑफ कार एंड द कार सेल्स विल ऑटोमेटिकली हैपन्स। तो ये इनिशियल फेज में बिल्ड फेज होता है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करनी पड़ेगी जी। लेकिन ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन भी लो रहेंगी बिकॉज नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है। बट जैसे जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी मैच्योर होती है, जैसे जैसे OEMs का कॉन्फिडेंस बैटरी पे बढ़ता जाता है, केमिस्ट्री पे बढ़ता जाता है, रेंज वो बढ़ाते चले जाते हैं व्हीकल्स में। और जितना रेंज बढ़ाते जाएंगे चार्जिंग की फ्रीक्वेंसी उनकी कम हो जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली एक समय आएगा जब आपको चार्जिंग ग्रोथ की जो स्पीड है वो आपको कम करनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझिए कि शुरुआती दौर में आपको हर 10 कार पे एक चार्जिंग पॉइंट चाहिए जी, क्योंकि लोगों को विजिबिलिटी चाहिए। जब तक लोग देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, उनको ट्रस्ट नहीं आएगा कि मैं अगर कहीं फंस गया रास्ते में तो कहाँ चार्जिंग करूँगा। तो शुरुआती दौर में आपको, इसलिए आपको शहरों के हर एक नूक एंड कॉर्नर पे आपको चार्जर्स लगाने पड़ेंगे। और ये हम लोग की शुरू की स्ट्रैटेजी भी थी। आप देखेंगे हमारे शुरुआती दौर में हैदराबाद में हमने एक एक चार्जिंग पॉइंट्स कई जगहों पे लगाते थे जी। बट ग्रेजुअली जब हमने देखा कि व्हीकल की अडॉप्शन बढ़ने लगी और व्हीकल अगर ज़्यादा होने लगेंगे तो क्या होगा कि आपकी क्यूइंग बढ़ जाएंगी। तो एक ही चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 4 गाड़ी आ गई, लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो हमने फिर वहाँ पे धीरे धीरे एक चार्जिंग पॉइंट से हमने 2 चार्जिंग पॉइंट्स या 4 चार्जिंग पॉइंट्स लगाने शुरू किए, सो दैट 3-4 व्हीकल्स एक साथ शुरू हो जाए। फिर ग्रेजुअली हमने उसको एक्सपैंड किया, हब बना दिया, जिसकी आपने जिक्र किया 102 चार्जिंग पॉइंट्स का हमने बनाया। अब मोस्टली जो हम बनाते हैं उसमें 20-30 चार्जिंग पॉइंट्स के हब बनाते हैं जी, राइट। तो दिस इज हाउ जर्नी हैपन्स, बट स्टिल इसकी यूटिलाइजेशन लो रहेंगी अभी कुछ दिनों तक, जबकि व्हीकल एक सर्टेन लेवल तक नहीं जाती है। बट एक सर्टेन स्टेज के बाद आपको ऑटोमेटिकली चार्जिंग की ग्रोथ कम करनी पड़ेगी क्योंकि व्हीकल की फ्रीक्वेंसी कम होंगी आपके चार्जिंग स्टेशन पर आने की। लेकिन सेम चार्जर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी बिकॉज एक बार में अगर वो चार्ज करेगा तो व्हीकल्स की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है जी, कि जो आप 4 व्हीकल से निकाल रहे हैं आप एक व्हीकल से निकालेंगे। मैं इसलिए भी सवाल पूछना चाहता था कि आज अगर हम दिल्ली NCR की रोड्स पे जाएं तो कुछ चार्जिंग स्टेशन बंद पड़े हैं। उसका मेन कारण है लो यूटिलाइजेशन, और फिर भी हम बार बार कहते हैं कि ज़्यादा चार्जर लगाइए तो ईवी अडॉप्शन होगी। जब ईवी वहाँ जाकर चार्ज कर ही नहीं रही तो मैं एटलीस्ट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लो यूटिलाइजेशन के कारण से चार्जिंग स्टेशन बंद हैं। बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटर ने डेलिबरेट एक्शन लिया है जी, कि यूटिलाइजेशन लो है तो मैं बंद कर दूंगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऑपरेटर ये एक डिसीजन लेगा, बिकॉज आपने जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है यू नॉट लाइक टू गेट इट शट इट डाउन, राइट। बंद होने के कुछ और रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में लो यूटिलाइजेशन होंगी, ये सब जगह है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में ये होती है। तो जैसे जैसे कारों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, इन सम चार्जिंग स्टेशन की यूटिलाइजेशन अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो एक परफेक्ट चार्जिंग व्हीकल टू चार्जिंग जो EVs टू चार्जर रेशो क्या है फॉर सिटीज एंड हाईवे आज अगर 2025 की बात करें तो क्या मैं इस ये प्रश्न मेरे से कई बार पूछे गए हैं, मैं इसको इस एंगल से नहीं देखता हूँ। ये बहुत सिंपलिस्टिक है, मतलब एज ए अगर मैं इसको लेमैन को समझाने के लिए बात करूं तो बात सही लगती है, लेकिन अगर बिजनेस के एंगल से आप देखेंगे तो ये परसेंटेज और ये नंबर्स बहुत मैटर नहीं करते हैं। व्हाट मैटर्स कि आप कितना एनर्जी डिस्पेंस करते हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि चार्जर्स की यूटिलाइजेशन एनर्जी के टर्म में होनी चाहिए, न कि कितने नंबर ऑफ कार्स को कर रहे हैं। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको
कि मेरे स्टेशन पर अगर एक कार आती है और अगर वो 40 यूनिट्स लेती है, एक ही कार आती है, जी, लेकिन उसी स्टेशन पे 10 कार आती हैं और हर कार 2-2 यूनिट्स लेके जाती है, बिल्कुल, तो 20 यूनिट्स लेके गई, तो कार तो 10 सर्विस हो गई। एनर्जी तो डिस्पेंस मैं उसको उस एंगल से नहीं देखता हूँ आपके, लेकिन अगर एक जनरल लोगों को समझाने के लिए ये मेट्रिक बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि इंडिया में जिस तरह का हमारा सेटअप है, शुरुआती दौर में आपको आज से लेके अगले 3-4 सालों तक 1:10 का रेशियो चाहिए। अभी मैं फास्ट चार्जर की बात कर रहा हूँ। जी, 1:10 रेशियो चाहिए कार में, जो फाइनली 1:20, 1:30 पे जाकर सेटल होगा। ओके, सो इट मीन्स आपकी नंबर ऑफ चार्जर्स कम होंगी, जी, जैसे जैसे व्हीकल्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएंगी, नंबर ऑफ चार्जर्स कम होना कम हो चाहिए, जाए। बट चार्जर की कैपेसिटी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो जो चार्ज होना है वो उतने लिमिटेड टाइम में भी होगा, जल्दी जल्दी कार भी चार्ज हो पाएंगे। जी, एक बहुत बड़ा एक और क्वेश्चन लोगों का रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रिड गिरा देगा, और हम हमेशा ये सुनते आए हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? इसमें मैं मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग, और इसको शायद हमें कुछ नंबर्स के हिसाब से अगर आप बता हाँ, तो मैं पाएं इसलिए क्योंकि ये हार्ड कोर स्टैटिस्टिक्स है, जी। नंबर्स हैं, और इसमें सीए के और भी स्टडीज़ के रिपोर्ट्स हैं, तो मैं मतलब आपको एग्जैक्ट नंबर्स भी मैं आपको कोट करता हूँ जी, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है कि ये ग्रिड को गिरा देंगे। अब मैं आपको आप देखें, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है जी। या सीए की जो एस्टिमेट्स हैं, इनका है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से आएंगे। ओके, ओवरऑल 777 गीगावाट की इनकी एस्टिमेशंस हैं। जी, दैट 777 गीगावाट और अप्रॉक्सीमेटली 800 गीगावाट, आउट ऑफ दैट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से आएंगे, राइट? दिस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, और इसमें जो पीक है, जो इनकी जो ट्रांसमिशन लाइन हम बिल्ड कर रहे हैं, फॉर हायर पीक्स अप्रॉक्सीमेटली 460 गीगावाट बाय 2032। 460, ओके, 460 गीगावाट आज की रेट में हम करीब 205 के आसपास में पीक पे हैं। जी, 460 गीगावाट की बात कर रहे हैं, और ये टोटल पीक की बात कर रहे हैं, इसमें खाली ईवी पीक्स नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जैक्ट इस पे देखूं, मैं बिफोर आई कम टू मिटिगेशंस, जनरेशंस के टर्म में अगेन सीए का नंबर्स हैं, सीए का एस्टिमेशंस है कि 336 गीगावाट आवर, पहला तो 44% जनरेशन आएंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, जी, तो जो 500 गीगावाट कैपेसिटी ऐड होगी नॉन फॉसिल फ्यूल में, दे विल कंट्रीब्यूट 44% ऑफ एनर्जी जनरेशंस, ओके, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 336 गीगावाट आवर ऑफ डेली स्टोरेज, आपने पंप्ड स्टोरेज की आपने देखा होगा बात, पंप्ड स्टोरेज जो हाइड्रो में बात चल रही है, बीएससीएस की बात, मतलब जो बेस्ट की बात चल रही है, और ये ऑलरेडी टेंडर्स हो रहे हैं, राइट? सो 336 गीगावाट आवर डेली स्टोरेज वहाँ से आएंगे, ओके, राइट? तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे, और मैं इसको जो सीए का बेस केस है, सीए का बेस केस कहता है कि ऑल इंडिया पीक डिमांड इज 334.8 गीगावाट। ओके, नाउ विजुलाइज ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज बीइंग बिल्ट फॉर 460 गीगावाट यस, पीक, यस, और हमारी पीक डिमांड होगी 334, 330, राइट? नाउ एनर्जी रिक्वायरमेंट जो हमारी होंगी वो होंगी 2279.7 बिलियन यूनिट्स, ओके, राइट? और मैंने आपको बताया था कि जो ईवी की जो रिक्वायरमेंट होगी इन, अगर आप 2047 की बात करते हैं, ये तो मैं 2030 की बात कर रहा हूँ, जी, उस समय में 360 गीगावाट आवर, नथिंग। Nothing. So that includes 0.6 to 0.7% of the energy requirement, right? जी, एग्रेसिव केस ले लेता हूँ, आरएमआई ने, आयसा और आरएमआई ने जो एस्टिमेट की है, मैं अगर उसको भी बेसिस बना लेता हूँ, तो उनके हिसाब से रफली 3% एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय द ईवी फ्रॉम द ग्रिड। 3%, ओके, तो रेंज क्या है? 0.7% टू 3%। ओके, अगर गवर्नमेंट एस्टिमेट 0.7%, ये 3%, तो ग्रिड आपकी बहुत रोबस्ट इससे तो है, नहीं गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। कहाँ प्रॉब्लम होगी? जो मैंने पहले बताया था 11 की भी ला लें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड की सिस्टम्स है वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, बिकॉज अब डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अब वहाँ पे आप चैलेंज कहाँ से आएगी? रेजिडेंशियल चार्जिंग से चैलेंज आएगी, ऑफिस चार्जिंग से चैलेंज आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर्स पे मल्टीपल व्हीकल्स एक साथ प्लग इन हो जाएंगे उसी टाइम पर, उसी टाइम पे। वो एक पीक जो जनरेट करेगा, लोकलाइज्ड पीक,
वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप रेजिडेंशियल चार्जिंग को टाइम ऑफ द डे टैरिफ के थ्रू लोड शिफ्ट करें। शिफ्ट करते हैं जी। 60% लोड आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके। और उसके लिए हम लोगों ने एक पायलट रन की है बेंगलोर में। मैन्युफैक्चरर से हम बात कर रहे हैं कि डायनामिक लोड बैलेंसिंग कैपेबल एसी चार्जर्स लाया जाए। ओके। उसका काम ये रहेगा कि वो एसी चार्जर्स डायनामिक लोड बैलेंसिंग कैपेबल होगी, इन द सेंस आपकी जो एग्जिस्टिंग मीटर्स हैं उसी मीटर में ये सिस्टम लगेंगी। जनरली रात को आप पीक देखेंगे, इंडियन पीक कब होती है? शाम को होती है जी। जब आप एसी ऑन करते हैं, या समर में आप किसी और का अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, या विंटर में आप गीज़र ऑन करते हैं जी। तो उस समय में इसको आप अगर वो जो डायनामिक लोड बैलेंसिंग वाला सिस्टम्स हैं वो आपकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को पढ़ेगा और जो बैलेंस पावर होगी वही सिर्फ चार्जर को सप्लाई करेगा। और रात में जब आपकी लोड कम हो जाती है, डोमेस्टिक लोड, फिर जो एक्सेस पावर है वो उसको सप्लाई करेगा। तो आपको ये जो डायनामिक लोड बैलेंसिंग है एसी चार्जिंग्स में, होम चार्जिंग में, वर्क प्लेस चार्जिंग में, वो ये लगवानी पड़ेंगी। तो आप टीओडी के थ्रू लोड शिफ्टिंग करें, सीपीओ से स्मार्ट चार्जिंग और लोड बैलेंसिंग मैनेजमेंट मैनेज चार्जिंग की बात करें, ये एक सोल्यूशंस है। पब्लिक चार्जिंग में आप लोड शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप रात को 12 बजे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर नहीं जाओगे चार्ज करने के लिए। बिल्कुल। बट होम चार्जिंग में ये हो सकती है, और वही कल्प्रिट होगा पीक डिमांड को लोकल ट्रांसफार्मर में इंक्रीज करने की। सो इट्स नॉट द टोटल क्वांटम, बट इट्स मोर ऑफ द पीक। जब एक साथ जब चार्ज कर रहे हैं तब जो प्रॉब्लम आ सकता है, तब ये ऑल्सो एट द लोकल लेवल, नॉट एट द नेशनल ग्रिड लेवल। एक और चीज़ है जो कहते हैं कि डीसी फास्ट चार्जिंग किल्स बैटरीज, तो क्या ये भी सच है? ओके, सो इसको मैं अगर देखिए, सो फास्ट चार्जिंग इज लाइक यू आर रनिंग, सो यू आर रनिंग एट द फुल स्प्रिंट। सो अगर आप डेली 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार दौड़ते रहें तो योर बॉडी गेट्स हर्ट। यस। If you mix daily walking in your running, in your sprint, your body cools and you last longer. Yes. ठीक है, यही है। डीसी चार्जिंग अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, हाई स्पीड पे करेंगे, हाई टेम्परेचर में करेंगे, तो इट अफेक्ट्स। इफ यू मिक्स एसी चार्जिंग लाइक डेली वॉकिंग, इफ यू मिक्स इन दैट, इट improves, it maintains your balance, your health, right? तो डीसी चार्जिंग अफेक्ट करता है, बट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है नहीं। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, रियल फील्ड हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक इडाहो नेशनल लेबोरेटरी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के कोलैबोरेशन से ये की गई थी। इसमें 2 सेट ऑफ व्हीकल्स, निसान लीफ, सेम व्हीकल थी बट 2 ग्रुप बनाया गया। एक सेट ऑफ निसान लीफ विच वॉज डन ओनली फॉर डीसी चार्जिंग विद 50 किलोवाट, और एक सेट ऑफ निसान लीफ जो केवल एसी चार्जिंग की गई। इनको 50,000 माइल्स, यूएस में माइल्स होती हैं, तो 80,000 किलोमीटर रन की गई। एक को कम्प्लीटली डीसी पे, एक कम्प्लीटली एसी पे। क्या डिफरेंस आया? 23% डिग्रेडेशंस, ये मैं शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, ऑन एसी एंड 27% ऑन डीसी। तो डिफरेंस कितना था? 4%। इट्स नॉट दैट सिग्निफिकेंट, राइट? बट ये शुरुआती दौर की एक्सपेरिमेंट थी। अब आज की डेट में अगर मैं देखूं, टेस्ला ने जो अपना किया हुआ था जी, तो टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि 3 लाख किलोमीटर के बाद भी आप 90% चार्जिंग हमेशा करते रहे हो फास्ट चार्जिंग पे। इवन देन व्हीकल्स बैटरी SOH इज 90% प्लस। वाओ। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, जैसे आप अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं वैसे आप बैटरी को मेंटेन करते हैं। तो इट्स मोर अ डिसिप्लिन than the chemistry or than the type of the charging. If you use 80% चार्जिंग करें, 80% के ऊपर चार्जिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 20% से नीचे ना जाने दें और 80% से ऊपर चार्जिंग ना करें। 20 से 80 के बीच में अगर आप प्ले करते रहें एंड सी दैट इफ़ यू आर कमिंग ड्राइविंग लॉन्ग डिस्टेंस, तुरंत प्लग ना करें, लेट व्हीकल कूल सम टाइम। और एक्सट्रीम टेम्परेचर में अगर आप करते हैं तो ये सब फ़र्क आती है। So if you follow these discipline, 20 to 80%, relatively ambient temperature should be less than 40, ambient temperature. और बाहर से आप चला के आए, तुरंत प्लग ना करें जी,
इन और बीच बीच में मिक्स करते रहें एसी चार्जिंग को, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सब एक मिथ है। सो ये कि मिक्सचर है बेसिकली जो हमें चार्जिंग चाहिए। एक और बात है, ये काफ़ी लोगों से मैंने भी डिस्कस किया है, पेट्रोल के प्राइसेस डीरेगुलेटेड है, पेट्रोल के प्राइसेस एक ही प्राइस या डीजल एक ही प्राइस पे पूरी इंडिया में मिलता है ऑलमोस्ट, बट ईवी चार्जिंग का प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये से 30 रुपये तक भी मिलता है, ऐसा क्यों? सो ये इंटरेस्टिंग है। सी इलेक्ट्रिक जो पेट्रोल प्राइस है, पेट्रोल की यूनिफॉर्मिटी है, बिकॉज दैट्स मोर अ पॉलिटिकल। जी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरीज रीजन टू रीजन। हर स्टेट की अलग कॉस्ट होती है, तो ईवी की चार्जिंग की प्राइस डिफरेंट होंगी, इट कांट बी यूनिफॉर्म। पेट्रोल इज अगेन, अगर मैं इसको वन लाइनर बोलूँ तो पेट्रोल प्राइस इज मोर पॉलिटिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्राइस इज मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल। इसीलिए आप देखेंगे कि हर स्टेट की फिक्स डिमांड चार्जेस अलग होती हैं जी, एनर्जी चार्जेस अलग होती हैं, बिकॉज देयर इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट। सिमिलरली चार्जिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, चार्जर्स की टाइप डिफरेंट हैं, कोई 60 किलोवाट के हैं, कोई 300 किलोवाट के होंगे, कोई 500 किलोवाट के होंगे, कोई 7 किलोवाट के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉस्ट इज डिफरेंट, so it's a more infrastructural matter, and petrol is more a political matter. So in politics you can probably achieve uniformity, in infrastructure achieving uniformity is difficult. बट अगर पेट्रोल पे भी देखा जाए, उन फ्यूल पे देखा जाए तो कुछ टैक्सेस होते हैं सेंटर के, स्टेट के, तो क्या ऐसा भी हम इलेक्ट्रिक ईवी चार्जर के साथ भी कर पाएंगे कभी? ऑलरेडी है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइस आपकी है, टू कीप इट यूनिफॉर्म बेसिकली अक्रॉस द कंट्री। नहीं, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो पेट्रोल भी यूनिफॉर्म नहीं है अक्रॉस द कंट्री, बिकॉज ऑफ टैक्स के कारण से सब जगह डिफरेंट है, एक्साइज अलग है, सब कुछ अलग है। मुझे नहीं लगता है कि ईवी यूनिफॉर्म हो सकती है और होनी चाहिए। आप आर्टिफिशियली तो कर देंगे, बट होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स अगेन आई सेड इट्स अ मोर एन इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू दैन अ पॉलिटिकल इशू। सो इट्स अ इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट हैज़ टू बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक और मिथ जो हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, तो क्या इंडिया को अभी उसमें वेट करना पड़ेगा? बट हमने देखा है कि ग्लीडा ने खुद स्टैटिक के साथ अभी रोमिंग ओपन किया है, तो क्या एक स्टेप है उसी की तरफ? बिल्कुल, और बाकियों को भी ये करना चाहिए, और कब हम देख पाएंगे कि? देखिए, मैं इन प्रिंसिपल इंटरऑपरेबिलिटी इन द सेंस रोमिंग जी के मैं शुरुआती दौर में अगेंस्ट था, राइट, लेकिन मैंने अपनी व्यू बदली है। मुझे लगता है कि रोमिंग ज़रूरी है, बट नॉट इन द फैशन जो करेंटली आज के डेट में है। कि आज के डेट में भी रोमिंग क्या है कि हम लोगों ने स्टैटिक के साथ किया है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिफरेंट एप्स, बट अल्टीमेटली द सिनेरियो व्हिच आई विजुअलाइज, जब मैं 2047 की बात कर रहा हूँ, रोमिंग मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि कोई भी गाड़ी हो वो किसी भी चार्जर पे जाके चार्ज हो सके। बिल्कुल जी, ये पहला फंडामेंटल नियम है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि मुझे किसी भी ऐप के साथ में इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐप ना हो, उसके बिना भी मैं चार्जिंग कर सकूं, वो रियल रोमिंग है, बिल्कुल, ठीक है। तो और अल्टीमेटली सीपीयू को जरूरत रिक्वायरमेंट होती है पैसा कलेक्ट करने की, तो देयर शुड बी ए मैकेनिज्म, एज आई सेड, कि अगर विन नंबर ही हमारा कस्टमर बन जाता है और एक पेमेंट इंटरफेस बनता है जिसमें विन के थ्रू पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, और मैं अगर चार्जर्स पे आके विन को डिटेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है किसी ऐप की। बिल्कुल। तो रोमिंग बहुत ज़रूरत है, और हम लोग स्टैटिक के साथ पहला कोलैबोरेशंस हैं। इसको हम एक तरह से पायलट की तरफ पे देखते हैं, बिकॉज शुरुआती दौर में OCPI की इंटीग्रेशंस एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको हम एक बार जब स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, देन वी विल ओपन इट फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल। ओके, बट ओवरऑल एक लॉन्गर टर्म में ऐसा होना चाहिए कि गाड़ी आए कोई भी चार्जर के साथ इंटीग्रेट हो सके और चार्जिंग किसी भी वो ऐप की ज़रूरत ही ना, ऐप की ज़रूरत ना हो। आज भी कोई भी गाड़ी किसी भी चार्जर पे चार्ज हो सकती है, बट बीच में एक इंटरफेस है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारे साथ में, चाहे आप ग्लीडा की ऐप पे रजिस्टर करें, चाहे आप स्टैटिक की ऐप पे रजिस्टर करें। मैं कहता हूँ कि किसी ऐप पे रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें हमने एक स्टेप लिया है कि हमारे चार्जर्स पे QR कोड है। आप हमारे ऐप से रजिस्टर ना करें, स्टैटिक ऐप से रजिस्टर ना करें, आप उस QR कोड को स्कैन करें, पेमेंट करें और चार्जिंग आप कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी वो स्टेप्स ले लिया है
और ये मैं चाहता हूँ कि हर CPOs, और जब ये नेशनल EV चार्जिंग कोड की बात करता हूँ, उसमें ये एक मैंडेट है कि आपको जो पेमेंट मेथड रखना है रखें, बट यू शुड प्रोवाइड कि कोई भी कार अगर आती है, आपके यहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसको चार्जिंग मिलेगी, उसको चार्जिंग डिनाई नहीं कर सकते आप। और कई बार ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कई बार हमने CPOs को देखा है कि डिस्कॉम्स के साथ तो हमेशा किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए महीने लग जाते हैं, क्या ये सच है? किसी भी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कई महीने लग जाते हैं। सो आर डिस्कॉम स्लो इन इंडिया? नो, आई विल नॉट से डिस्कॉम इज स्लो इन इंडिया। अगेन मैं सेड, ये ग्लोबल फिनोमेना है। देखिए, ये सिस्टमेटिक इशू है, किसी डिस्कॉम का इशू नहीं है। किसी डिस्कॉम का कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे कुछ डिलिबरेट डिले हुआ हो। इट्स अ सिस्टमेटिक इशू बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द पावर विच यू रिक्वायर। ओके, राइट। और ये ग्लोबली है। हम नॉर्वे में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं, बेल्जियम में देखते हैं। व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ हाई कैपेसिटी चार्जिंग नेटवर्क, तो आपको ग्रिड में 6 महीने से 12 महीने का समय लगता है ऑगमेंट कराने के लिए, मतलब पावर लेने के लिए। जी। तो इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, डिस्कॉम में ये एक ज़रूरी है कि जो चीज़ें ऊपर डिसीजन होती हैं वो नीचे लेवल तक पूरी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट नहीं की जाती है। ओके, कि ये एक कोड बनी है, ये रिक्वायरमेंट है, आपको इसको इस एंगल से इवेलुएट करना है, वो नहीं होती है। तो वो एक गैप है विच कैन बी इंक्रीज बाय कैपेसिटी बिल्डिंग। उसमें मैं हमेशा प्रपोज करता हूँ रेगुलेटर्स को, आज तक हमारी बात सुनी नहीं गई है, बट मैं हमेशा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दोबारा मैं प्रपोज करता हूँ कि आप जितने भी रेगुलेटर्स हैं, फोरम रेगुलेटर्स हैं, वो CPO को इन्वॉल्व करें अपने डिस्कशंस में। और CPO इज मोर देन विलिंग टू इम्पार्ट देयर नॉलेज और देयर कंस्ट्रेंट्स और देयर थॉट आपके डिस्कॉम के साथ में, उनके लोगों के साथ में। आपके जूनियर इंजीनियर को, आपके असिस्टेंट इंजीनियर्स को हम लोग ट्रेन करने को तैयार हैं।